कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी श्री विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, ये तीन नेताओं का तिकड़ी था। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने विपिन चंद्र पाल, बाल माने श्री बाल गंगाधर तिलक और पाल माने श्री विपिन चंद्र पाल। ये तीन बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुणे में। महाराष्ट्र का पुणे नाम का शहर है। ये जो महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं, अगर पुणे के होंगे तो पुणे में एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसका नाम है शनिवार वाड़ा। पुणे शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा स्थान है शनिवार वाड़ा। वहां पर सन 1905 के दिसंबर महीने में 7 तारीख को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और पूरे पुणे शहर से लोगों ने घर से अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े निकालकर वहां लाके जला दिए थे अपनी इच्छा से। और वो आयोजन किया था श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुणे में ही रहते थे, उनका निवास स्थान पुणे में था। महाराष्ट्र के और पश्चिम भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और जिस समय ये हुआ था उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। ये घटना है सन 1905 की। महात्मा गांधी भारत में आए सन 1915 में। तो गांधी जी के आने के 10 साल पहले इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत कैसे हुई? पुणे के शनिवार वाड़ा में 7 दिसंबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उसमें आग लगाई श्री बाल गंगाधर तिलक ने। वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद भारत के हर बड़े शहर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना लोगों ने शुरू कर दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1905 से ये आंदोलन शुरू हुआ एक शहर के एक मोहल्ले से, और 1911 तक आते आते 6 वर्ष में ये स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत देश के एक एक शहर में फैल गया। एक एक शहर में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बेंगलोर में, मद्रास में, आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, सहारनपुर में, दिल्ली में, ऐसे भारत के लगभग 600 बड़े स्थानों पर ये पूरे तेजी से आंदोलन फैल गया। और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि श्रीमान लोक बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता, लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता और विपिन चंद्र पाल तीसरे बड़े नेता। विपिन चंद्र पाल बंगाल के बड़े नेता थे उस समय। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा इसके बड़े नेता थे। और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत के। 3 नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और 6 साल में इस आंदोलन के 1 करोड़ 24 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हो गए, मात्र 6 साल में। आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हों तो उतार कर जला देना है, किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है। हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है। और अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिष्कार करना है। उस जमाने में हमारे देश में ज्यादातर चीजें जो थी ना, वो इंग्लैंड से आती थी बनके। कपड़ा इंग्लैंड से आता था, चीनी इंग्लैंड से आती थी, चीनी माने शक्कर, जिसको आज हम शुगर अंग्रेजी में कहते हैं, ये इंग्लैंड से आती थी। तो हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी कपड़े का जैसे बहिष्कार किया, वैसे अंग्रेजी चीनी का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, आप सोच सकते। तो आप बोलेंगे फिर क्या किया? अंग्रेजों की बनाई गई चीनी खरीदना तो बंद कर दिया और भारत के गांव-गांव के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया।
और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी चीनी नहीं खाएंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों के देश में से उस जमाने में ब्लेड आता था भारत में, दाढ़ी बनाने वाला। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और भारत के नाइयों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह भारत में उस्तरा बना लिया उन्होंने। उस्तरा आप जानते हैं, जिसको ऐसे ऐसे करके तेज करते हैं, तो उस तरह से दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ब्लेड का पूरी तरह से बहिष्कार। एक भी नाई की दुकान पर सन 1905 में कोई जाता था दाढ़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती थी। ब्लेड बंद कर दिया इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंग्रेजों के देश से बनकर एक चीज आती थी जिसको नील कहते हैं। नील की खेती भारत में होती थी, उसका कच्चा माल यहां से इंग्लैंड जाता था और फिर नील बन के आता था जो कपड़े में हम लगाते हैं, सफेद कपड़े में। तो भारत के करोड़ों लोगों ने अंग्रेजों का नील कपड़े में लगाना बंद कर दिया। इसी तरह से अंग्रेजों के देश में से 60-70 तरह की चीजें आती थी, उन सब चीजों का एक एक करके भारत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। और अंग्रेजों की ये चीजें जिन दुकानों पर बिकती थी वहां पर लोग जाकर सत्याग्रह करते थे। जैसे अंग्रेजी वस्तु बेचने की दुकानें होती है ना, आज भी हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में विदेशी माल बेचने की दुकान होती है ना, उसमें लिखा रहता है विदेशी माल। ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने में होता था, अंग्रेजी माल की दुकानें होती थी। वहां पर ये लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के जो कार्यकर्ता होते थे स्वदेशी आंदोलन के, वो जाके सत्याग्रह करते थे। और जो व्यक्ति दुकान में घुसता था कोई भी सामान खरीदने के लिए, उससे वो सामान छीन लेते थे और वहीं आग लगा देते थे उसको। कभी कभी झगड़ा हो जाता था, क्योंकि सामान खरीदने के लिए जो आदमी जा रहा है वो गुस्सा होता था कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया और तुमने हमारा सामान छीन के जला दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसका पैसा उसको दे देते थे, कहते थे तुम जाओ और इस पैसे से कोई स्वदेशी माल खरीद के इस्तेमाल करो, विदेशी माल मत खरीदो। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त होता था कि अगर किसी ने विदेशी माल के खरीदे जाने के बाद उसका छीन लिया, जला दिया, गुस्सा किया, तो कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसको पैसा दे देते थे कि देखो तुम्हारे सामान का पैसा हमने दे दिया। तो माल खरीद के जला देते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जबरदस्ती कुछ ऐसे लोग होते थे जो अंग्रेजी मानसिकता के, जैसे आज होते हैं ना, अंग्रेजी मानसिकता के बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको तो विदेशी माल ही चाहिए, हमको तो विदेशी वस्तु ही चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे उस जमाने में भी थे कि हमको तो विदेशी माल ही खरीदना है। तो ऐसे लोग जब दुकानों में घुसते थे जबरदस्ती कि हमको तो विदेशी माल खरीदना है, तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता सड़क पर उनके सामने लेट जाते थे, जमीन पे। दुकान का दरवाजा होता है ना, उसमें जमीन पर लेट जाते थे और कहते थे हमारी छाती पे पैर रखो तब अंदर जाओ। तो डर के मारे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे। और ऐसे भी स्वदेशी आंदोलन में कार्यकर्ता हुए हैं। एक बड़े महान कार्यकर्ता जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के थे, उनका नाम था बाबू गेनू। मराठी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई में रहते थे। उन्होंने एक टोली बना रखी थी और वो टोली क्या करती थी, पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के वो टोली ये पता करती थी कि विदेशी माल की कौन कौन सी गाड़ियां कहां कहां आ रही हैं, कहां कहां गाड़ियां आ रही हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कुछ गाड़ियां चलने लगी थी, उनमें विदेशी माल भर भर के आता था बाहर से। तो बाबू गेनू और उनके सहयोगी कार्यकर्ता घूमते थे मुंबई में, रात को चौकीदारी करते हुए घूमते थे और पता करते थे कि कहां विदेशी माल की गाड़ी आई। और जहां उनको पता चला कि विदेशी माल की गाड़ी आई, बस वहीं गए और गाड़ी में आग लगाई, जला दिया उसको। ऐसा उनका काम था। एक बार तो क्या हुआ कि बाबू गेनू और अपने सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ, मुंबई में आप जानते हैं ना बंदरगाह है जहां पे पानी के जहाज आते हैं, तो विदेशों से माल उतरता है और विदेशों में माल भी जाता है। तो इंग्लैंड से विदेशी माल का लदा हुआ एक बड़ा पानी का जहाज आया जिसमें हजारों टन माल लदा हुआ था। बाबू गेनू और उनके सहयोगियों को पता चल गया कि ये तो विदेशी माल आ रहा है। वो पहुंच गए बंदरगाह पे और पूरे बंदरगाह को घेर लिया उन्होंने, और उन्होंने संकल्प ले लिया
और कसम खा ली कि इस एक भी विदेशी माल को हम यहां उतरने नहीं देंगे और बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। तो क्या हुआ आप जानते हैं, पानी के जहाज से माल उतारा जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है, फिर वो गाड़ियों में लगता है, फिर उसके बाद वो गाड़ियां गांव-गांव चली जाती हैं माल बांटने के लिए। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबू गेनू ने क्या किया कि एक गाड़ी ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी, बाबू गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था। तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा और बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता पैदा किए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी और बाबू गेनू का स्वर्गवास हो गया, शहादत उनकी हो गई। ऐसे संकल्पवान स्वदेशी कार्यकर्ता पैदा हुए थे और इनकी संख्या कितनी थी? 1,24,00,000 के आसपास पूरे देश में ये कार्यकर्ता थे। आखिर ये सारे के सारे कार्यकर्ता विदेशी माल नहीं बिकने देंगे और विदेशी माल का उपयोग नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेके क्यों काम कर रहे थे? कारण ऐसा था कि उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का माल पूरे भारत में बिकता था और उस माल की बिक्री से हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश में अपना माल बेचकर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से बात करूं 1905 के आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी इस देश में से, और उस जमाने का 1 रुपया 2009 के 300 रुपए के बराबर है इस समय। 1905 में 1 रुपए की जितनी कीमत होती थी, आज सन 2009 में उतनी ही कीमत 300 रुपए की है। इसका मतलब क्या है? रुपए का अवमूल्यन 1905 से आज तक 300 गुना हो चुका है। तो 300 का गुणा कर लो 70 करोड़ में, लगभग 21,000 करोड़ रुपए आज के मूल्य के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कमाती थी, उनका सामान बेचकर यहां से पैसा कमाती थी। तो समस्या क्या होती थी? हर साल भारत का 21,000 करोड़ रुपए लंदन चला जाता था। और ये सिलसिला कब से चल रहा था? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1618 में भारत आ गई थी। अपने जयदीप भाई थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे, एक राजा था इस देश में, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले एक एजेंट आया था, उसका नाम था टॉमस रो। उसको अंग्रेज लोग थॉमस रो भी कहते हैं, टॉमस रो भी कुछ लोग बोलते हैं, थॉमस रो भी बोलते हैं। तो टॉमस रो सबसे पहले आया 1618 में और उसने जहांगीर के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए, वो आप दे दो। तो ये जो पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। तो अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा हमको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, माने ट्रेड करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जहांगीर को ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। जहांगीर को उर्दू आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। तो जहांगीर ने अपने एक दरबारी से वो पत्र पढ़वाया कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस दरबारी ने आधा सच आधा झूठ बताया, क्योंकि वो दरबारी अंग्रेजों से मिला हुआ था। टॉमस रो ने उसको पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि इस पत्र का अगर भाषांतर पूछेगा जहांगीर तो क्या बताना है। तो क्या बताया उसने कहा कि ये पत्र है, ईस्ट इंडिया नाम की इंग्लैंड की कंपनी का है, ये आपसे व्यापार करने का लाइसेंस मांग रहे हैं। तो जहांगीर ने पूछा व्यापार क्या करोगे भाई? कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तभी तो व्यापार होता है ना। लेकिन इंग्लैंड में व्यापार का मतलब कुछ और होता था उस जमाने में।
अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है ना, मूल डिक्शनरी, उसको कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी अगर आपको मिल जाए 17वीं शताब्दी की, तो आप जरूर उसमें ढूंढ सकते हैं। उसमें व्यापार का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द है TRADE, ट्रेड। हम ट्रेड का मतलब निकालते हैं व्यापार। इंग्लैंड में ट्रेड का अर्थ होता था लूट मार, और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उसमें लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करेगी, तो जहांगीर के दरबारी ने समझाया कि ये व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। तो जहांगीर को लगा इसमें आपत्ति क्या है, हमारे यहां से कुछ खरीद के ले जाएंगे और हमको कुछ बेचेंगे, इसमें आपत्ति क्या है? जहांगीर को उस दरबारी ने यह नहीं बताया कि ट्रेड का असली मतलब होता है लूट मार, लूट लेना किसी को। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ट्रेड शब्द का अर्थ इस्तेमाल होता था लूट मार के लिए। तो जब पत्र प्रस्तुत हुआ जहांगीर के सामने, तो जहांगीर ने कहा ठीक है, व्यापार ही तो करेंगे। दरबारी ने कहा कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। वास्तव में उनकी मंशा क्या थी? लूट मार का लाइसेंस लेने के लिए। तो जहांगीर ने हां कर दिया। जहांगीर अगर ये कर लेता कि वो पत्र किसी दूसरे को पढ़वा लेता, तो खुलासा हो जाता। उसने सोच लिया कि ये अपना ही आदमी है, सही बताएगा। उसने तुरंत सही कर दिए, दस्तखत कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट मार करने का लाइसेंस मिल गया। और जिंदगी भर ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही, वो उसी लाइसेंस को दिखाते थे कि देखो आपके राजा ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस दिया है, आपके राजा ने, भारत के राजा ने हमको लाइसेंस दिया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा गया कि भाई आप कहां से व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सूरत शहर से करेंगे। सूरत ही क्यों? भारत में तो ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। आगरा था, अलीगढ़ था, बरेली था, दिल्ली था, शाहजहांपुर था, सहारनपुर था, रुड़की था, हरिद्वार था, ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। सूरत ही क्यों? कारण यह था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था। आज मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन सा, तो क्या कहेंगे आप? मुंबई कहेंगे ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भारत में मुंबई है। सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स जहां इकट्ठा होता वो मुंबई है। 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा पैसा था उस जमाने में, बहुत पैसा था। सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था बर्नियर। वो सूरत में घूमा और 17 साल रहा। तो उसने वर्णन लिखा सूरत के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है। और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं, इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं, क्योंकि गिने नहीं है। और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि ये सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, इतने सोने के सिक्के घर घर में हैं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे, इतनी संपत्ति इस शहर में है। सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। आप पूछेंगे भाई सूरत में पैसा कहां से आया, इतने सोने के सिक्के कहां से आए? सोने का सिक्का इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है?
इस देश में सोने का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी कर्नाटक में है, कोलार में एक ही खदान है, बाकी तो दूसरी है ही नहीं पूरे देश में। तो जिस देश में सोने की एक ही खदान हो, वहां लोगों के घर घर में सोने का ढेर लगा हो, ये कहां से आया? सूरत उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे आज मुंबई है ना व्यापार का केंद्र, वैसे सूरत था। भारत का सारा माल विदेशों में बिकने के लिए सूरत से ही जाता था, क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। तो भर भर के पानी के जहाज भारत का माल सूरत से बाहर जाता था विदेशों में, और हमारा माल दुनिया के जिस देश में भी जाता था बिकने के लिए, वहां हम अपना माल बेचते थे और बदले में सोना आता था हमारे देश में। कारण क्या था? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में व्यापार में जो माध्यम था ना एक्सचेंज का, वो सोना था। जैसे आज व्यापार में माध्यम है रुपया, आप कोई चीज खरीदते हैं रुपए से, कोई चीज बेचते हैं रुपए में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोई चीज खरीदी जाती थी सोने में और कोई चीज बेची जाती थी सोने में। तो भारत से तरह तरह की चीजें बिकने के लिए जाती थी, उसमें सबसे ज्यादा बिकने के लिए जाता था कपड़ा भारत का, क्योंकि भारत में कपड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता था 17वीं शताब्दी में। आपको मालूम है भारत के कपड़े की कहानी? यहां पे ढाका की मलमल बनती थी। मलमल नाम सुना है? मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है। ढाका एक शहर था इस देश में, जो बांग्लादेश का अभी हिस्सा हो गया, पहले वो भारत में था। तो ढाका की मलमल बनती थी और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तय करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था। इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल की। ढाका में मलमल बनती थी, सूरत में मलमल बनती थी, मालवा में मलमल बनती थी। आप में से कुछ कार्यकर्ता आए हैं मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं, इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, तो मालवा में जबरदस्त किस्म का कपड़ा बनता था। भारत में ऐसे 350 से ज्यादा बड़े शहर थे जहां कपड़ा बनाने के बड़े बड़े केंद्र चलते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था। दुनिया में कोई इतना अच्छा कपड़ा बना नहीं पाता था जो भारत में बनता था। आप पूछेंगे भारत के कपड़े में ऐसी क्या खासियत थी? कपड़े में खासियत ये थी कि भारत में कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। कपड़ा बनता है कपास से। कपास हिंदुस्तान में सभी राज्यों में होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक भी राज्य ऐसा नहीं भारत में जहां कपास नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होगा तो अच्छा कपड़ा बनेगा। तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था। उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे। आपको इतिहास की ये जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा, भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के आसपास के यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। अगर मान लीजिए हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो 1 किलो का है तो 1 किलो सोना हमें मिलता था। हमारे कपड़े की इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी, सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनते थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में 3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे। 3000 साल रोमन साम्राज्य में। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप और अमेरिका और ये कनाडा जैसे देश उभर आए, तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा। तो हमारा कपड़ा बहुत जबरदस्त बिकता था, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में, और वो थी भारत का लोहा, स्टील।
हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं। आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है। उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है। भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था। और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें तो दिल्ली के पास मेहरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें जंग का एक निशान नहीं है, और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है, एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था, और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे। लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे। लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं, शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी। तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। भारत से मसाले जाते थे बिकने के लिए, वो तो आप सभी ने पढ़ा होगा। 36 तरह के मसाले जाते थे, काली मिर्च जाती थी, अजवाइन बिकने के लिए जाती थी, इलायची बिकती थी, बड़ी इलायची बिकती थी, छोटी इलायची बिकती थी, तेजपात बिकता था। हमारे देश के 36 तरह के मसाले दुनिया भर में बिकते थे, और उसके बदले में भी हमको सोना चांदी हीरे जवाहराती मिलते थे। और 3000 साल भारत ये सारी चीजें दुनिया के देशों को बेचता था, और जिस शहर से ये चीजें बिकने के लिए जाती थी उस शहर का नाम था सूरत। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां आता था? सूरत में। इसलिए सूरत के एक एक घर के व्यापारी के पास ढेरों ढेरों, सैकड़ों सैकड़ों कुंटल सोना होता था। ये अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब आप ध्यान देना, जहां भी मैं बोलूंगा व्यापार, वहां आप सोच लेना लूट मार, क्योंकि उनके लिए ट्रेड का मतलब था लूट मार, हमारे लिए ट्रेड का मतलब था व्यापार। तो उन्होंने लूट मार का लाइसेंस ले लिया। जहांगीर भोला भोला सीधा साधा उसने लाइसेंस दे दिया। सूरत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया। और क्या धंधा शुरू किया? लूट मार करने का। और वो लूट मार कैसे करते थे? जिस व्यापारी के घर में उनको पता चल जाए अच्छा खासा सोना है, बस उसी के घर में धावा बोलना। जैसे डकैती डालते हैं लोग, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग डकैती डाला करते थे। सैनिकों की फौज खड़ी की, एक एक घर में घुस गए, मारपीट किया, छीन छान के सोना ले आए, और वो सोना फिर यहां से जहाजों पर लाद लाद कर इंग्लैंड भेजा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया था,
और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की तो इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे। 900 पानी के जहाज, एक दो नहीं, 900 शिप्स। और जहाज बोल रहा हूं मैं, नाव नहीं बोल रहा हूं, जहाज। नाव और जहाज में अंतर होता है। एक जहाज उस जमाने में जो होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते। तो 900 पानी के जहाज भर के सोना चांदी लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज अधिकारी जब आते थे तो वो ढूंढते थे कि भारत के किस शहर में ज्यादा सोना है, वहीं पे जाके पोस्टिंग करवाते थे और वहीं से लूटमार का धंधा शुरू करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुख्य काम था लूटमार। घरों में घिसकर लूट लेना, दुकानों में जाकर लूट लेना, किसी के महल में जाकर लूट लेना, छोटे छोटे राजाओं को लूट लेना, ये सब वो किया करते थे। लूट लूट कर यहां से पैसे इकट्ठे किया करते थे। और वो क्या क्या लूटते थे? हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूटते ही थे, इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना, उनका कपड़ा लूट लेते थे। और कारीगर उनसे झगड़ा करें तो मारते थे, उनको गोली मारते थे, उनकी गर्दन काटते थे, हाथ काट देते थे, हाथ अंगूठे काट देते थे। तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया, व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिए, फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया, किसी के, और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको, तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में, पेरिस में, दूसरे शहरों के बड़े बड़े बाजारों में। और उससे जो मुनाफा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट माना जाता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके खजाने में पैसे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में दिवालिया कंपनी थी। दिवालिया आप समझते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, ठन ठन गोपाल, एक ढेला नहीं खजाने में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी कुछ ऐसे लुटेरों ने जो समुद्र के पानी के जहाजों को लूटने का काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी। इंग्लैंड के कुछ लुटेरे थे जिनको कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो बड़े बड़े डॉन माफिया किस्म के लोग थे उस जमाने के। उन्होंने बनाई थी वो कंपनी। पैसे पास में थे नहीं, उसको ले आए वो भारत में और सीधे लूटमार करना शुरू कर दिया, तो पैसे आ गए। उस पैसे से फिर सारा खेल खेलना उन्होंने शुरू किया। पहले पैसे लूटे, फिर उस पैसे से उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया, फिर सेना बढ़ गई तो और ज्यादा लूटमार करना शुरू किया। जहां जहां उनकी लूटमार होती थी, स्थानीय राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता था, युद्ध होता था। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती थी, कभी कोई राजा जीत जाता था। जो राजा जीत जाता था वहां ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार नहीं कर पाती थी, और जहां का राजा हार गया बस पूरी जगह को वो लूटते थे। एक उदाहरण से बताता हूं। पंजाब हमारा एक बड़ा राज्य था उस जमाने में, 17वीं शताब्दी। पंजाब के एक राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना आपने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 10 बार लूटमार करने का प्रयास किया। हर बार महाराजा रणजीत सिंह की सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, हर बार। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब की तरफ गई, महाराजा रणजीत सिंह के सैनिक इतने शूरवीर और ताकतवर थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। जब भी वो गए लूट मार कर, कभी जलंधर में, कभी कपूरथला में, कभी अमृतसर में, कभी लाहौर में। उस समय लाहौर जो था ना वो पंजाब का ही हिस्सा था, ये तो बंटवारे में पाकिस्तान चला गया। तो भारत के पंजाब राज्य में जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा, महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया और हर बार अंग्रेजों को हरा के वहां से वापस भेजा। तो पंजाब को नहीं लूट पाते थे वो जल्दी। ऐसे ही हमारे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में झांसी है ना, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। उसके राज्य में जब भी अंग्रेजों ने कदम रखा लूट पार करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जबरदस्त संघर्ष किया उनके साथ और जल्दी अंग्रेज कामयाब नहीं हो पाए। आपको मालूम है
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में जब जब अंग्रेज लूटने के लिए गए, हर बार अंग्रेज पराजित होकर लौटे। एक बार झांसी की रानी के विश्वास पात्रों के गद्दारी से झांसी की रानी गिरफ्तार हुई और मारी गई। उसके पहले कभी लूट नहीं पाए अंग्रेज झांसी को। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक जबरदस्त रानी हुआ करती थी, कित्तूर चेन्नम्मा। बेलगाम है, कर्नाटक वाले यहां कुछ आए हैं, कर्नाटक में बेलगाम है। बेलगाम के पास एक छोटा सा गांव है कित्तूर, वहां उसका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ गया कित्तूर चेन्नम्मा। दक्षिण भारत में गांव का नाम अपने नाम के साथ लिखने की परंपरा है। दक्षिण के जो नाम होते हैं ना, आपने सुना है HD देवेगौड़ा, तो H माने हरदन हल्ली, हरदन हल्ली उसके गांव का नाम है देवेगौड़ा का। गांव का नाम पहले लिखते हैं, अपना नाम बाद। तो कित्तूर चेन्नम्मा, कित्तूर गांव का नाम। कित्तूर चेन्नम्मा के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटने के लिए, कभी कामयाब नहीं हो पाए, हर बार अंग्रेजों को हराया उसने। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रतापी राजा था हैदर अली। हैदर अली के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूट मार करने के लिए, कभी कामयाब नहीं हुए, हर बार हैदर अली ने हरा के भेजा उनको। तो भारत में कई शूरवीर राजा थे जो अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, संघर्ष करते थे और उनको हराते थे। लेकिन कुछ कमजोर राजा भी थे जहां अंग्रेज कामयाब हो जाते थे। एक राज्य था हमारे यहां जयपुर, वहां का राजा बहुत ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। इतना कमजोर था कि अंग्रेज एक चिट्ठी लिख के भेजें जयपुर के राजा को कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तो वो राजा चुपचाप अंग्रेजों के घर दे के आता था। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा। वो कहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं दूंगा तो अंग्रेज चढ़ाई कर देंगे, मेरा पूरा महल लूट के ले जाएंगे और उसमें तो बहुत चला जाएगा, तो अपने घर से ही ले जाके 1 करोड़ दे के आता था। अब अंग्रेज एक बार 1 करोड़ मांगते थे तो अगली बार कहते थे 10 करोड़ दे दो, तो फिर वो राजा जाता था 10 करोड़ दे के आता था। तो ऐसे कमजोर राजा भी थे इस देश में। जयपुर के, मैंने तो नाम लेके कह दिया, ऐसे कई कमजोर राजा थे, वो चुपचाप दे के आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धंधा चला इस देश में, वो इस तरह से चला। लूट मार करके इस देश में से पैसा उन्होंने बनाना शुरू किया। जिस कंपनी के पास एक ढेला नहीं था उनके खजाने में, वो जब भारत आ गए और 10-15 साल उनका ये धंधा चल पड़ा लूट मार का, करोड़ों स्टर्लिंग पाउंड उनके खजाने में जमा हो गए। फिर जब बहुत पैसा उनको मिल गया तो खून लग गया मुंह में। वो कहते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खून लग गया और उनको लगा कि भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लूट मार तो करनी ही पड़ेगी और पैसा यहां से लेके लंदन जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक फैसला किया। फैसला क्या किया कि इस देश में अब खाली लूटमार नहीं करेंगे, इस देश में हम अपनी सरकार भी चलाएंगे। एक तो है व्यापारी आया, एक तो डकैत आया लूटमार करके ले गया, लेकिन एक डकैत आया जिसने आपके घर पे ही कब्जा कर लिया। सोचो आप, कोई डकैत आपके घर में घुस गया, जो भी था थोड़ा बहुत संपत्ति है लूट के ले गया, ये एक घटना है। लेकिन कोई डकैत आपके घर में घुस गया और आपको मार के घर के बाहर निकाल दिया और घर पे कब्जा करके वो मालिक बन के बैठ गया। ऐसा ही हमारे देश में हुआ। हमारे देश में पता है क्या हुआ? जिस जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था लूटमार करने का, उसी जहांगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुर्सी से उतरवा दिया। उसी जहांगीर को। ऐसा हुआ। जो जो राजा के यहां ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहुंचे लूटमार करने, हर राजा को उन्होंने कोई ना कोई षड्यंत्र करके कुर्सी से उतरवा दिया और वहां अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती चली गई। ऐसे करके धीरे धीरे भारत का आधे से ज्यादा राज्य उन्होंने कब्जे में ले लिया। 1618 में वो एक शहर में आए थे सूरत में, और 1718 तक आते आते 100 साल में हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा राज्य पर उनका कब्जा हो गया। और पहले कब्जा हुआ कमजोर राज्यों पर। मैंने आपको बताया ना, जयपुर का ऐसे राजा, ऐसे भारत में 200 से ज्यादा कमजोर राजा थे। और उनकी कमजोरियां क्या थी? सब शराब में डूबे हुए, नशों में डूबे हुए, गंदे गंदे काम करने में डूबे हुए, वैश्यावृत्ति में डूबे हुए, रखेलों में डूबे हुए, हरम में डूबे हुए। एक शब्द होता है ना हरामी, ये कहां से आया? उर्दू का शब्द है, फारसी से आया हरम।
हरम का मतलब होता है एक ऐसा महल जहां बहुत सारी स्त्रियां रहती हों और राजा उन स्त्रियों के साथ विलास करता हो, उसको हरम कहते हैं। अब उस हरम में से जहां बहुत सारी स्त्रियां राजाओं के साथ रहती थी तो उनमें कुछ बच्चे पैदा हो जाते थे, उनको हरामी कहा जाता था। ये हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा। हरामी शब्द है ना, वो हरम में से आया। तो ऐसे बहुत राजा थे जिन्होंने हरम रखे हुए थे, 50-50 महिलाएं, 100-100 महिलाएं, 150-150 महिलाएं, चरित्रहीन राजा एकदम से, निकृष्ट किस्म के राजा एकदम से, जिनको अपने शरीर सुख के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ऐसे राजा बहुत कमजोर होते थे। आप जानते हैं जो विलासी होता है और वासना में डूबा हुआ होता है, वो सब चीजों में डूबा हुआ होता है। तो ऐसे राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लड़ाई करती थी और उस लड़ाई में एक बार में ही राजा हार जाते थे और राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। ऐसे करके पूरे भारत में उन्होंने कब्जा जमाया और धीरे धीरे वो कब्जा 150 साल में सारे भारत पे हो गया। 1618 से 1750 तक आते आते जगह जगह लूटमार करते करते पूरे भारत पे कब्जा हो गया। भारत का एक बड़ा राज्य था उस जमाने में बंगाल। बंगाल जो राज्य था ना, वो कितना बड़ा था आपको बताता हूं। आज का पूरा बिहार, आज का पूरा झारखंड, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के सारे प्रदेश, ये मिला के था पूरा बंगाल। इतना बड़ा राज्य था। वहां का राजा था सिराजुद्दौला। बड़ा प्रतापी था, बहुत शूरवीर था, चरित्रवान था, चरित्र का बहुत ऊंचा था, मेहनत करने में बहुत परिपक्व था, शूरवीरता में बहुत ऊंचा था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था, सारे सद्गुण उसमें थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी घुस नहीं पाई बंगाल में क्योंकि राजा मजबूत था। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी बंगाल में, मार के भगा दिया उसने सिराजुद्दौला ने। फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो गद्दार निकल गया। सिराजुद्दौला तो देशभक्त था, प्रतापी था, शूरवीर था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने नहीं देता था। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकल गया। आपने कहानी पढ़ी होगी। मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके अंदर की सब बातें बता दी और उन अंदर की बातों की जानकारी लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सिराजुद्दौला के राज्य पर। अब हमला हुआ तो सिराजुद्दौला की फौज युद्ध के लिए तैयार हुई। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 350 सैनिक थे। अब आपसे कोई ये पूछे कि 18,000 सैनिक एक तरफ, 350 सैनिक एक तरफ, कौन जीतेगा? 18,000 सैनिक जीतेंगे। लेकिन युद्ध जीता 350 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कैसे जीता? ये 350 सैनिकों को लेके अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुंचा। प्लासी एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता के नजदीक है। अगर बंगाल के कुछ कार्यकर्ता होंगे तो वहां जाके देख सकते हैं। उस प्लासी में युद्ध की तैयारी हुई। 24 जून 1857 की डेट तय हो गई, 1757, 24 जून 1757, 23 जून और 24 जून 2 डेट तय हुई। युद्ध के लिए 350 सैनिक इनके, 18,000 सैनिक उनके। तो रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि युद्ध तो मैं हार जाऊंगा, 20 मिनट में ये सब मारामारी हो जाएगी। 300 सैनिकों को मारना कितनी देर का काम। तो उसने कहा युद्ध तो नहीं कर सकता। तो उसने मीर जाफर को फोड़ा, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, और उसको कहा कि देखो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुमको मैं दूंगा और तुम मेरी मदद करो, हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और तुमको फिर राजा बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर बंगाल का राजा बनने के लालच में फंस गया और पैसे के लालच में फंस गया। पैसे का लालच और कुर्सी का लालच, उसने मीर जाफर को तोड़वा दिया। तो मीर जाफर ने क्या किया, अपने जो 18,000 सैनिक थे उनका आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने करवा दिया उसने। और सिराजुद्दौला से गलती क्या हो गई, सिराजुद्दौला युद्ध में खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को मालूम था कि युद्ध तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं जाके क्या करूंगा, मेरे सैनिक ही मार डालेंगे अंग्रेजों को। वो इस गलतफहमी में रह गया।
तो सिराजुद्दौला था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो बाद में बनी है, पहले मुर्शिदाबाद थी। तो वो मुर्शिदाबाद में बैठा रह गया, सैनिकों को भेज दिया युद्ध करने के लिए। उसको मालूम नहीं था कि मीर जाफर पहले ही टूट चुका है। मीर जाफर ने आत्मसमर्पण करा दिया, तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ। भारत के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया मीर जाफर की गद्दारी में, और वहां से इतिहास पूरे देश का बदल गया। इतिहास क्या बदल गया? अंग्रेजों ने घोषित कर दिया हमने युद्ध जीत लिया। फिर अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, और 350 अंग्रेजों के सैनिक, 18,000 ये सैनिक, इनको लेकर पूरी फौज बना के रॉबर्ट क्लाइव गया मुर्शिदाबाद, कलकत्ता से, प्लासी से चल के मुर्शिदाबाद। तो कलकत्ता से माने प्लासी से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी बहुत बड़ी है, 15 दिन लगा उसको घोड़े पे चलने में। तो उसने अपनी डायरी में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव ने कि मैं घोड़े पर आगे आगे बैठता था, मेरे पीछे मेरे 350 सैनिक बैठते थे, पीछे भारत के गुलाम बनाए हुए 18,000 सैनिक चलते थे, और भारत के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उसमें तालियां बजाते थे। अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। हमारी कमजोरी क्या रही? विदेशी है बहुत अच्छा है, विदेशी है बहुत अच्छा है, आज भी है ना। कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी हैं। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूं, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतर आया कोई। होता है कि नहीं? दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं जैसे वो देवदूत है। ये हमारी गुलामी की मानसिकता 1757 से भी पुरानी है। इसी ने हमको गुलाम बनाया। उस समय क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, गोरा गोरा है, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उसके पीछे 300 सैनिक, 350 सैनिक, वो भी गोरे गोरे हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। तो हम तो उनको देखते ही तालियां बजाते रह गए। अगर पत्थर उठा के मारा होता तो मर जाते वो सबके सब वहीं, और देश कभी गुलाम नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये विदेशी गोरे रंग के प्रति जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम सब हिंदुस्तानियों के खून में घुस गया है गोरा रंग, गोरा होना। मुझे इतना तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। रविवार का अखबार जब मैं पढ़ता हूं ना, तो उसमें एक कॉलम निकलता है, वैवाहिक कॉलम, मैट्रिमोनियल। तो हरेक को उसमें लिखा रहता है, गोरी वधू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी पत्नी चाहिए। अब सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएंगी? मुझे समझ में नहीं आता ये गोरे रंग के प्रति इतना आकर्षण हम में क्यों आ गया। गोरा एक रंग ही है ना, काला भी एक रंग है। अब देखो ये हिंदुस्तान कैसा बावला और पागल हुआ है। हमारे भगवान श्री राम सांवले हैं कि नहीं? भगवान विष्णु सांवले हैं कि नहीं? भगवान शंकर सांवले हैं कि नहीं? सारे भगवान देवी देवता सांवले या काले, और भक्त सब अपने को गोरा होने के लिए परेशान है। और उस गोरे होने के चक्कर में क्या क्या क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोतते रहते हैं, फेयर एंड लवली और क्या क्या। ये सारा तमाशा गोरेपन के प्रति हमारे दिमाग में जो खतरनाक स्तर तक घुसा हुआ है आकर्षण, इसी ने हमको गुलाम बनाया। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे रंग को आकर्षित महसूस करते थे, अगर उन्होंने ही पत्थर उठा उठा के मारा होता तो मैं तो वहीं मर गया होता, और भारत में तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं हुआ होता। लेकिन वहां हमारी गलती हो गई, हम आकर्षण में फंस गए और अंग्रेजों के चक्कर में गुलाम हो गए। बंगाल अंग्रेजों की गुलामी में चला गया, और बंगाल जितना बड़ा राज्य जब अंग्रेजों की गुलामी में आ गया, मैंने कहा, तो फिर धीरे धीरे मद्रास उनकी गुलामी में आ गया, फिर मुंबई गुलामी में आ गया, फिर पूरा भारत गुलामी में आ गया। अब जब गुलामी आ गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लूट मार के।
मैंने बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही प्लासी का युद्ध जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर कासिम की हत्या करा दी, फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर जाफर जब राजा बना तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी गद्दारी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने खुद मीर जाफर के पेट में छुरा भोंक दिया और मार डाला उसको। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अब मीर जाफर तो मर गया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में पूरे देश को हमेशा के लिए गुलाम बना गए। कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में वो तो मर गया, लेकिन देश गुलाम हो गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया, बंगाल का राजा बन गया तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया ना, उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे, और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लियामेंट में उससे बात की गई, जिरह की गई, बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो। कहने लगा सोने चांदी के जहाज भर के लाया हूं। कितने लाए हो? तो 900 जहाज लाया हूं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हैरान हो गया, कहने लगा इतना? उसने कहा हाँ इतना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा ये कहां से लाए हो? पूरे भारत से। उसने कहा पूरे भारत से नहीं, भारत के एक शहर कलकत्ता से। पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है। तो फिर उससे पूछा गया ये कितना है, पैसे कितने हैं, माने कितना है पैसे में ये सारा सामान। तो उसने कहा 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, ये उसने रकम बताई थी। इसको लिख लो आप, 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड लूट का जो धन ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुन्ना माणिक मोती जो भर भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई 1000 मिलियन। मिलियन समझते हैं? 10 लाख। 1000 गुणा 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और 1 स्टर्लिंग पाउंड इस समय है लगभग 80 रुपए का, और 1757 के स्टर्लिंग पाउंड की आज तक की कीमत 300 गुनी कम हुई है। तो 1000 लिखो, 1000, फिर उसमें 10 लाख का गुणा करो, फिर उसमें 300 का गुणा करो, फिर 80 का गुणा करो। इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइव ले गया है। मैं बताता हूं फिर से, 1000 लिखो, फिर 10 लाख का गुणा करो, उसमें 1000 गुणा 10 लाख, फिर गुणा 300 और गुणा 80, तो आज के हिसाब से रकम निकलेगी लाखों करोड़ों रुपए में निकलेगी। निकाल लेना इसको आप, मैंने आंकड़ा बता दिया। आप लोगों को यह समझाना जब आप गांव-गांव जाओ कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है। क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना धन लूट कर ले गया इस देश में से, तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, फिर डिकिंस आया, उसने लूटा, फिर विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवालिस आया, उसने लूटा। ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए यहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई। हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण, क्योंकि उनके देश में कोई संपत्ति नहीं है प्राकृतिक। प्राकृतिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोयला हीरे जवाहरात, जिन देशों में बिल्कुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किए गए। भारत में तो हजारों किस्म की संपत्ति है, हम गरीब भगवान ने नहीं बनाए। हमारी गरीबी तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की लूट में से आई है, ये ध्यान रखना है हमको। इतना लूटा, और फिर दूसरे तरीके से लूटा कि जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनसे कपड़ा लूट लिया,
और उनके साथ समझौते किए कपड़ा बनाने वाले कारीगरों से कि वो जितना भी कपड़ा बनाएंगे सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में देना पड़ेगा, और जो कारीगर ये कपड़ा नहीं देता था मुफ्त में, उसके अंगूठे काट लिए जाते थे, उसका हाथ काटा जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया कि भारत के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा। अगर कोई किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है तो 90 कुंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और किसानों को लूटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। फिर हमारे जो व्यापारी थे ना, व्यापारियों को लूटना शुरू किया अंग्रेजों ने। कैसे लूटना? व्यापारियों पे टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। कोई भी व्यापारी माल बनाएगा, उत्पादन करेगा, तो उस पर अंग्रेजों ने 350% टैक्स लगा दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा मैं पैदा करूं, उस पर 350 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। फिर उस कपड़े को बेचूं तो बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। फिर बेचकर मुनाफा कमाऊं तो मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ऐसे 20 किस्म के टैक्स लगा दिए और व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। तो कारीगरों को लूटा, व्यापारियों को लूटा, किसानों को लूटा, और लूटने आर्थिक रूप से और दूसरे काम बहुत किए अंग्रेजों ने। दूसरे काम क्या किए? जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूटमार करने के लिए, किसी भी गांव और किसी भी शहर में, वहां अगर उनको हमारे देश की माताएं बहनें जो सुंदर हैं शरीर में दिखाई दे जाएं, तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे बिना बलात्कार किए। धन तो लूटा ही हमारा, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी उन्होंने। और मां बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खौलता है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव कैसा होता था? कोई सुंदर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जाए, उसको सरेआम नंगा करते थे। फिर उस महिला के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक खून ना निकल आए। और इस पर अंग्रेज हंसते थे, और वो मां बहन बेटी चीखती और चिल्लाती थी। जब वो बेढल हो जाती थी, गिर पड़ती थी, तब अंग्रेज उसके साथ बलात्कार करते थे, और सामूहिक बलात्कार करते थे, और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फेंक के चले जाते थे। ये अंग्रेज किया करते थे। खाली लूटमार नहीं करते थे, माताओं बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया करते थे। और एक खतरनाक काम अंग्रेज किया करते थे इस देश में कि जिस इलाके में गए लूटमार करने के लिए, वहां के लोगों का धर्म बदलवा दो, मारो पीटो उनको और ईसाई बना दो उनको। जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भारतीय धर्मों का पालन करते हैं, मार पीट के ईसाई बनाते थे। जो नहीं बनता था उसके नाखून खींच लेते थे। ऐसे अत्याचार किया करते थे। पैर के नाखून खींचते थे, उंगलियों के नाखून खींचते। और कई बार क्या होता था, कई कई गांवों में इकट्ठे लोग हो जाते थे संघर्ष करने के लिए, तो बर्फ की सिल्लियों पर लोगों को नंगा लिटाकर ऊपर से बैंत की मार मारते थे अंग्रेज। ऐसे अत्याचार करते। और कई तरह के अत्याचार वो ऐसे किया करते थे। किसानों से टैक्स लेना वो तो एक अलग बात है, किसानों से जमीनें छीन लेना। कल मैं सुना रहा था ना, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, उसने एक कानून ही बना दिया जमीन छीनने का, जिस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन। एक एक गांव के 25-25 हजार किसानों से एक एक दिन में जमीनें छीनते थे। तो जमीनें छीनने का अत्याचार, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार का अत्याचार, पैसे की लूटमार का अत्याचार, धर्म परिवर्तन का अत्याचार, ऐसे सब तरह के अत्याचार अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे। तब उनके खिलाफ भारत में विद्रोह हुआ था, और तब भारत के लोगों ने बगावत की थी। पहला विद्रोह तो हुआ 1857 में, आप सभी जानते हैं। नाना साहब पेशवा ने बिठूर जैसे छोटे से स्थान पर संगठन बनाकर भारत को आजाद करने का संकल्प कराया। और 1857 की क्रांति की कहानी आप सब जानते हैं। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी, मेजर ह्यूसन को। ढेर हो गया। उसके बाद कुछ अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 8 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया। तो मंगल पांडे के जो सहयोगी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, संकल्प उठा लिया, हाथ में गंगाजली उठाई और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अत्याचार करके मारा है, हम इन अब अंग्रेजों को मारेंगे। तो पहली बार भारत के लोगों में जोश आया, पहली बार भारत के लोगों में बलवती हुई भावना प्रतिकार करने की, प्रतिशोध करने। और आपको मालूम है कि मंगल पांडे के 1100 सहयोगी थे, सबने नौकरी छोड़ दी।
5-5, 6-6 का समूह बना लिया, एक एक गांव, 2-2 गांव, 3-3 गांव घूमना शुरू किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैल गए, गांव गांव अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाना शुरू किया, तो लोगों का खून उबलने लगा और संगठन बनने लगा। और वो संगठन एक दिन इतना ताकतवर हुआ कि नाना साहब पेशवा जैसे एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संगठन बहुत जल्दी 7,32,000 क्रांतिवीरों का संगठन बन गया। और थोड़े ही दिन के बाद 4 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो गए। फिर यह तय हुआ कि एक साथ अंग्रेजों को पूरे देश से मार के भगा देना है, एक साथ। तो उसकी तारीख तय हुई 31 मई 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के साथ विद्रोह होगा, बगावत होगी और हर जगह जो अंग्रेज मिलेगा उसको मार डाला जाएगा। ये 4.5 करोड़ भारतवासियों ने संकल्प ले लिया, 4.25 करोड़ सॉरी। और उसमें से गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि 31 मई 1857 की तारीख तय हुई एक साथ पूरे देश में बगावत करने की, लेकिन यहां मेरठ में कुछ क्रांतिकारियों ने 20 दिन पहले ही उस बगावत को शुरू कर दिया, 10 मई 1857। गड़बड़ ये हो गई। माने अति उत्साह जो है ना बहुत खतरनाक होता है। जब तय हुआ कि पूरे देश में 31 मई को एक साथ विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरठ में 10 मई को करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरठ में कुछ जाट समूह के लोग थे जिन्होंने पूरा आओ न देखा ताव अंग्रेजों पर चढ़ बैठे और 10 मई शाम को 5 बजे पूरे मेरठ शहर के हर अंग्रेज के घर में उन्होंने आग लगा दी। अंग्रेज घर के साथ जलकर मर गए और पूरा मेरठ 1.5 दिन में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जो अंग्रेज घरों में से निकलकर भागे ना, उनको जाट समूह की महिलाओं ने हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी। आप जानते हैं जब अत्याचार बहुत होता है ना तो आदमी फिर होशो हवास खो देता है। वैसे भारत के लोग अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, मक्खी को भी नहीं मारते, कहते हैं चींटी मारेंगे तो पाप लगेगा। हम कितने अहिंसावादी हैं, अपने घर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू के नीचे भी चींटी आके ना मर जाए इसके हिसाब से झाड़ू बनाते हैं। वो आपने देखा भारत की जो झाड़ू होती है आगे से खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। वो खुला हुआ इसलिए रखते हैं कि चींटी आए तो बीच में से निकल जाए, मरे नहीं। इतने अहिंसावादी हैं, सवेरे झाड़ू लगाएंगे तो चींटी भी नहीं मरनी चाहिए।